तो साप्ताहिक परीक्षा खबरी आज से प्रारंभ कर रहे हैं और मंथली भी प्रारंभ होगा 6 माह का। इस महीने के अंत में जनवरी से लेकर जून तक का आपको PDF और वीडियो दोनों मिल जाएगी। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे था। इसकी थीम थी रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो। याद रखिएगा, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो, इसकी थीम थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा G7 शिखर सम्मेलन में, जिसमें भारत भी आमंत्रित सदस्य था, वन अर्थ वन हेल्थ का आह्वान किया गया। सीधे प्रश्न आएगा, किसका आह्वान किया? वन अर्थ वन हेल्थ का। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य शासन में सुधार के सामूहिक प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कोविड संबंधी तकनीकों पर ट्रिप्स छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा WTO में लाए गए प्रस्ताव के लिए G7 का समर्थन मांगा। ध्यान रखिएगा, विस्तृत खबर के लिए उक्त दिन के वीडियो को आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये फास्ट हम पढ़ेंगे, रिवीजन वीडियो है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए G7 नेताओं ने कौन सा थीम लॉन्च किया? तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो हाल ही में G7 नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक नई पहल लॉन्च की है। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के कार्नवाल में। इस सम्मेलन के दौरान G7 के नेताओं ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल का समर्थन किया। विरासत वृक्ष, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष की संज्ञा देकर उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की है। सीधे पूछेगा, विरासत वृक्ष हाल ही में किस राज्य ने ये पारित की एक कार्य योजना इसको लेकर के? तो महाराष्ट्र। ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड, अमेरिका की खुफिया एजेंसी और ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियों ने, उनकी पुलिस ने ये ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड, या इसको जो ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी है ऑपरेशन आयरन साइड बोल रही थी, तो दोनों ने मिलकर चलाया, जिसके तहत दुनिया भर में 16 से ज़्यादा देशों में एक साथ 800 से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। FBI जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी है, इसने ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड नाम दिया, जबकि AFP जो कि ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी है, उसने ऑपरेशन आयरन साइड नाम दिया था। इस ऑपरेशन को अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI और ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने मिलकर शुरू किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को संबोधित किया। तो यह सम्मेलन महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर द्वारा आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी 2019 में नई दिल्ली में जो COP14 हुआ था UNCCD का, जिसमें मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने के लिए ग्रामीण और थोड़ा मेरा गला दिक्कत कर रहा है आज, क्योंकि पता नहीं क्या कल खा लिया था लग रहा है, तो आज गला दिक्कत कर रहा है। इसलिए आप लोगों को आवाज़ तो आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ग्रामीण और शहरी समुदायों में संक्रमण को प्रोत्साहित करने और ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए दिल्ली घोषणा को अपनाया गया था। आपको पता है कि ये दिल्ली NCR अर्थात ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ था COP14। किसका? UNCCD का। एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स प्रोजेक्ट, ये क्या है? तो भारत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रमुख स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में अंतर को पाटने के लिए कई राज्यों में एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स परियोजना शुरू की है। इसमें मॉड्यूलर अस्पताल के बुनियादी ढांचे का विस्तार जो है ये बनाया जाएगा। इसे मौजूदा अस्पताल भवन के बगल में बनाया जाएगा। यह परियोजना शुरू करने के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने निजी क्षेत्र की कंपनियों, डोनर संगठनों और व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, ये क्या है? तो मध्य प्रदेश कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत कॉलेज के शिक्षकों और लगभग 16 लाख छात्रों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक कर कोविड उपयुक्त व्यवहार, जैसे कि मास्क लगाना, 2 गज दूरी रखना और टीकाकरण की शिक्षा दी जाएगी। कहाँ? मध्य प्रदेश में। क्या? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। किसने? मेघा राजगोपालन ने
3 लोगों को मिला है, जिसमें एक भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन है। तो हाल ही में भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन और एलिसन किलिंग व क्रिस ब्रुशेक ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता। इन्हें यह पुरस्कार चीन के जिनजियांग प्रांत में जो उइगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे थे, उनके डिटेंशन कैंप्स में, उसकी जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए पुरस्कार दिया गया है। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया ऑक्सीजन के लिए सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने जियोलाइट्स जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति, कंप्रेसर के निर्माण और छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया शुरू किया है। यह परियोजना कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद शुरू की गई थी, जिसमें देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में काफ़ी वृद्धि देखी गई थी, जिसकी आपूर्ति समय से न होने के कारण कई लोगों ने जान भी गंवाई। इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। ध्यान रखिएगा, नफ्ताली बेनेट हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने लिया है। उनकी इस जीत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल के शासन को समाप्त कर दिया। कारबिज बे घोषणा 47वां G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो कारबिज बे में ही हुआ था, जो कि मतलब इंग्लैंड में एक तट है, ठीक है, एक पोर्ट है, ठीक है। पोर्ट के पास कारबिज बे नामक एक विलेज है और रिसोर्ट भी है, वहीं पर यह सम्मेलन हुआ था। इसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों को रोकना है। यहीं पर यह घोषणा अपनाया गया। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से। G7 ने गरीब देशों को 1 बिलियन से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक देने का वादा किया, जिसमें से आधा संयुक्त राज्य अमेरिका देगा और 100 मिलियन जो कोरोना वायरस वैक्सीन है ब्रिटेन प्रदान करेगा और बाकी अन्य देश प्रदान करेंगे। यह खुराक सीधे और अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की जाएगी। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी हुआ चैरिटीज़ एड फाउंडेशन के द्वारा। भारत दुनिया में 14वां सबसे अधिक दान करने वाला देश है। इसमें इस रिपोर्ट में बात सामने आई। अन्य प्रमुख जो बात थी इसमें, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर के शीर्ष 20 सबसे उदार देशों में शामिल है। भारत की रैंक में पहले के 10 साल के वैश्विक रैंक जो 82 था उसमें सुधार हुआ है, 82 से उठ करके 14वें पे आ गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपनी शीर्ष 10 रैंकिंग बरकरार रखी है। WGI एक वैश्विक सर्वेक्षण है। 2009 के बाद से इसने 1.6 मिलियन से अधिक लोगों का हस्ताक्षर लिया है। इस रिपोर्ट में अगर पूछे टॉप रैंकिंग किसको हासिल हुई तो इंडोनेशिया को, दूसरे स्थान पे नाइजीरिया। ओके, सेंजेऊ 12 क्या है? तो 2016 के बाद से चीन की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी, जिसको चीन जल्द इसको उड़ान को भेजेगा। चीन अंतरिक्ष यान सेंजेऊ 12 जल्द ही लॉन्ग मार्च रॉकेट की सहायता से गोबी मरुस्थल से उड़ान भरेगा। अंतरिक्ष यान 3 लोगों को एक परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष मॉड्यूल में ले जाएगा, जहां वे 3 महीने तक रहेंगे। 2016 के बाद यह पहली बार होगा जब चीन इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। सेंजेऊ 12 का अर्थ है दिव्यपोत। यह 11 मिशनों में से तीसरा मिशन होगा, जिन्हें चीन द्वारा 2022 तक अपने अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और UAE को UNSC के लिए चुना गया। तो यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद के लिए प्रत्येक वर्ष 5 सदस्यों का चुनाव होता है। तो कौन से 5 सदस्य चुने गए? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और UAE। रट लीजिए इसको। भारत वर्तमान में अस्थायी सदस्य है, 2021 से पदभार संभाल रहा है। ये 5 देश जो हैं 2022 से 2023 तक रहेंगे। अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल अल्बानिया पहली बार इसके लिए चुना गया है। तो कौन सदस्य पहली बार चुना गया? अल्बानिया। इस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत समेत आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाकी के 5 जो हैं वो क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं, फ्रेस्का। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीज़ा वुडसेट लकड़ी का बना उपग्रह होगा, पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगा न्यूजीलैंड से। अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री के उपयोग का परीक्षण करने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। इसे न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा में लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। UN ट्रेड फोरम 2021 ये क्या है? तो UN ट्रेड फोरम 2021 में बोलते हुए
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। भारत का इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत का 2030 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2022 तक कितना था? 175 का था। 2030 तक कितना है? 450 गीगावाट है, रट डालिए। विवा टेक के 5वें संस्करण को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो पेरिस में आयोजित होता है यूरोप का सबसे बड़ा, इसको डिजिटल सम्मेलन माना जाता है स्टार्टअप और डिजिटल के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी 16 जून 2021 को विवा टेक के 5वें संस्करण में इन्होंने मुख्य भाषण दिया। उन्हें मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर अन्य प्रमुख वक्ता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और विभिन्न यूरोपीय देशों के मंत्री और सांसद थे। 2021 का इवेंट विवा टेक का 5वां संस्करण होगा। 16 से 19 जून के बीच इसको आयोजित किया जा रहा है। विवा टेक इसका नाम है, 2016 से आयोजित हो रहा है। जीवन वायु क्या है? IIT रोपड़ द्वारा देश का पहला विद्युत मुक्त अर्थात विद्युत की ज़रूरत नहीं ऐसा उपकरण जीवन वायु विकसित किया गया है। ये CPP के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि यह देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। क्या नाम है? जीवन वायु। कहाँ? IIT रोपड़ के वैज्ञानिकों ने बनाया है। न्यू शेफर्ड ये क्या है? तो हाल ही में ब्लू ओरिजिन नामक एक कंपनी ने न्यू शेफर्ड जो कि एक रॉकेटों का समूह है, उस पर पहली सीट के लिए ऑनलाइन नीलामी का समापन किया, जो कि पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक रॉकेट प्रणाली है। यहाँ पे क्या होगा? न्यू शेफर्ड में रॉकेट्स हैं जिनमें कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण हीन जो है अनुभव कराया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष पर्यटकों को पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर ले जाकर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करने की अनुमति दी जाती है। यह एक रॉकेट प्रणाली है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों और अनुसंधान पेलोड को कार्बन रेखा से आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। पूछेगा डायरेक्ट न्यू शेफर्ड तो लिख दीजिएगा। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस था। इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं। इस बार की थीम याद रखिएगा, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड इस बार की थीम रही। 42वां खाद्य एवं कृषि संगठन सम्मेलन, इसको जो कि 2 वर्षों में आयोजित होता है, 42वां सत्र इसका आयोजित किया गया। इस वर्ष के सम्मेलन में FAO के सदस्य देशों द्वारा रणनीतिक रूपरेखा 2022-2031 ये अपनाई जाएगी। ध्यान रखिएगा 2022 से 2031 ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते हुए बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण, बेहतर जीवन के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों को अधिक कुशल, समावेशी, लचीला और संवहनी प्रकार में परिवर्तन करने के माध्यम से सतत विकास एजेंडा 2030 में सहयोग करना है। ये 4 बेहतर उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों, विशेषकर SDG 1, SDG 2 और SDG 10 को हासिल करने में सहयोग करने के लिए FAO द्वारा लागू किए जाने वाले कार्य संयोजन सिद्धांतों को अवगत करते हैं। विस्तृत खबर के लिए उक्त दिन के आप परीक्षा खबरी में देख सकते हैं। पैसिफिए प्रोजेक्ट ये क्या है? तो पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। पैसिफिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी आकाश सर्वेक्षण परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिकों का लक्ष्य लाखों तारों से निकलने वाले प्रकाश में होने वाले ध्रुवीकरण या ध्रुवण का अध्ययन करना है, ताकि अंततः हम ब्रह्मांड की शुरुआत में घटित घटनाओं के बारे में जान सकें। हमने आपको बताया था कि इस परियोजना में कई विश्वविद्यालय और भारत का भी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स ये भी शामिल है। इसके अलावा क्रीत विश्वविद्यालय ग्रीस का, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स भारत का है ही। इसके अलावा ओस्लो विश्वविद्यालय जो कि नॉर्वे का है, ये सभी शामिल हैं। दक्षिण और उत्तरी आसमान को एक साथ जो है देखने की ये योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और इसका मेन उद्देश्य होगा अंततः हम ब्रह्मांड की शुरुआत में घटित घटनाओं के बारे में जान सके। जिससे दक्षिणी महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता मिल गई है। इसके बारे में हमने बताया था आपको। हाल ही में नेशनल जियोग्राफी पत्रिका द्वारा दक्षिणी महासागर को विश्व के
पांचवें महासागर के रूप में मान्यता दे दी गई। अभी तक मान्यता नहीं मिली हुई थी, विवादित था। दक्षिणी महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो 3 अन्य महासागरों अटलांटिक, पैसिफिक और हिंद महासागर को स्पर्श करता है और एक महाद्वीप अर्थात अंटार्कटिका महाद्वीप को पूरी तरह से उत्तर की तरफ से घेरता है। इसकी उत्तरी सीमा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को स्पर्श करती है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल क्या है? तो हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया। यही पूछेगा डायरेक्ट, कौन सा प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया? तो आदि प्रशिक्षण पोर्टल। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से, ध्यान रखिएगा, यह पोर्टल विकसित किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करना। आदि प्रशिक्षण पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी IT का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचने की एक पहल है ताकि आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों और लाभों तक पहुंच प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय पत्तन, ये कहाँ पर? लोथल, जो कि एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, बंदरगाह स्थल है, वहाँ पर ये विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने आज गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NMHC को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा जहां प्राचीन से आधुनिक समय तक भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स के 15वें संस्करण को हाल ही में जारी किया गया। ये 15वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस का, जो कि सिडनी में स्थित है। यह सूचकांक 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के अनुसार रैंक देता है। 2008 के बाद से लगातार आइसलैंड इसमें पहले स्थान पे है। इसके बाद आइसलैंड के बाद डेनमार्क, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया का नाम आता है। अफ़गानिस्तान सबसे निचले पायदान पे है, अर्थात सबसे अशांत देश है। इसके बाद सबसे अशांत देशों में यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान, इराक हैं। नीचे से टॉपर्स हैं ये सब। भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत 2 स्थान सुधार हुआ है, 135वें स्थान पे है। जबकि दक्षिण एशिया क्षेत्र में 5वां शांतिपूर्ण देश है भारत। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भूटान पहले स्थान पे है, नेपाल दूसरे स्थान पे है। जबकि पूरे एशियाई क्षेत्र में देखें तो सिंगापुर सबसे शांत है, रैंकिंग में 11वें स्थान पे है। उसके बाद जापान है। सिंगापुर इसके पहले वाले रैंकिंग में 6वें स्थान पे था, अभी घट करके 11वें पे आ गया है, लेकिन एशिया की तरफ से पहले स्थान पे है। पाकिस्तान ने विश्व स्तर पर 150वीं रैंक हासिल की है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये अभी हाल ही में जारी हुआ है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक IMAD जो संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा जारी हुआ है। इस बार दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 का जो प्रभाव है उनसे निपटने में कौन देश कितना सक्षम रहा है उसी की जांच किया है। इस सूचकांक में 64 देशों में भारत 43वें स्थान पर था। स्विट्जरलैंड इस सूची में सबसे पहले स्थान पे, उसके बाद स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, फिर सिंगापुर। अमेरिका इसमें 10वें स्थान पे है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सिंगापुर 5वें स्थान पे, फिर हांगकांग, ताइवान और फिर चाइना है। ब्रिक्स राष्ट्रों में बात करें तो चीन के बाद दूसरे स्थान पे भारत है। भारत के बाद फिर रूस, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून अर्थात आज तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। सुबह हमने डिस्कस किया ही इसको। तो इस बार की जो थीम है दोस्तों, एक्शन एक्शन काउंट्स। क्या है थीम? एक्शन एक्शन काउंट्स। 2001 से इसको मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इन EU NEOFOR संयुक्त अभ्यास, ये भारत और यूरोपीय संघ की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया। कहाँ पर? अदन की खाड़ी में ये आयोजित हुआ, जिसमें दोनों यूरोपीय संघ की और भारत की नौसेनाओं ने भाग लिया। ध्यान रखिएगा इतना। भारतीय युद्धपोत त्रिकंड ने इसमें हिस्सा लिया था। वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय वाद के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल द्वारा वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय वाद के लिए 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन, ये वर्चुअल था, आयोजित हुआ है। यह शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने और सभी के लिए कोविड-19 टीकों को सुरक्षित करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। 20 देशों के राजनीतिक नेताओं ने इसमें भाग लिया। ध्यान रखिएगा कि 18 जून 2021 को ये शुरू हुआ, इतना याद रखिएगा बस।
बोत्सवाना में मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। पूछेगा सबसे बड़ा हीरा भी पूछ सकता है, तो कहाँ स्थित है सबसे बड़ा हीरा? दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था, ठीक है। और दूसरा और तीसरे नंबर का ये बोत्सवाना में मिला है, तीसरे नंबर का अभी हो जा गया है, ठीक है। कहाँ पे? बोत्सवाना की जवानेंग खदान में। पूछ सकता है जवानेंग खदान कहाँ है, तो बोत्सवाना में स्थित है। भारत भूटान पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए अभी हस्ताक्षर हुए हैं, बस इतना ध्यान रखिए। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन हो गया। इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं कि 91 वर्ष में निधन हुआ है। 1958 के टोक्यो एशियाई खेलों में इनको 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम में भी इनको 1958 में जो हुआ था गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वह 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह की आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ वर्ष 2013 में प्रकाशित हुई थी। वीकली करंट क्विज में जो चीज़ें थी देख लेते हैं, पढ़ेंगे नहीं, अंदर की चीज़ें ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, मेन बातों पे फोकस करेंगे। हाल ही में किस देश ने एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पेंडेमिक्स योजना की घोषणा की, शुरू की? अमेरिका ने। ध्यान रखिएगा, महामारियों से निपटने के लिए। हाल ही में किस देश ने के तैराक काइली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? ऑस्ट्रेलिया की हैं, क्या नाम है? काइली मैककेन। किस वैश्विक संस्था ने भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो कि नीति आयोग द्वारा चलाया जाता है उस पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है? यूएनडीपी ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। हेनरी मैरी डोंड्रा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री हेनरी मैरी डोंड्रा चुने गए हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री फिरमिन नग्रेबडा ने इस्तीफा दे दिया था। सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है? नीति आयोग ने एसडीजी सूचकांक जारी किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ को लैंगिक समानता के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है। नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश अंतिम स्थान पे है? तो बिहार है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कुवैत ने, ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य जीआई प्रमाणित जर्दालू आम का उत्पादन करता है, जिसे हाल ही में यूके को निर्यात किया गया था? तो बिहार राज्य है, जीआई टैग मिला है जर्दालू आम को वहाँ के। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? आयुध निर्माण बोर्ड के। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? सत्या भाई नडेला को, क्योंकि सीईओ थे अभी चेयरमैन हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के, बड़ी बात है। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के लिए भारत का प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो आईआईटी बॉम्बे है। कुल 5 जो ब्रिक्स सदस्य हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यहाँ के 5 संस्थानों को, उच्च संस्थानों को चुना गया है, जिसमें भारत की तरफ से आईआईटी बॉम्बे को चुना गया है। हाल ही में सुर्खियों में रही डेटा लेक किस संगठन का ऑनलाइन पोर्टल है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का ये ऑनलाइन पोर्टल है। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितनी खरब भूमि को बहाल करना है, अच्छा करना है? 26 मिलियन हेक्टेयर। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इतनी भूमि को बहाल करना है। तो इतना ही आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।